Good morning, everyone. So, as you know, this practice set is going on, and in this practice set, now this time, if you have any problem, then I'll send you the PDF on the group also. Okay, I'll send the PDF on the group because some of the students are saying that क्वेश्चंस आर नॉट विजिबल। तो अगर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, पूरी तरह से विजिबल नहीं है, तो आई विल सेंड द PDF ऑन द ग्रुप। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर लिया था और ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड चल रहे हैं, यानी कि हमारे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का डिफरेंस लिखा था, दैट इज़ डन। अब हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से रिवीजन। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 हियर। क्वेश्चन 4 में आप देख रहे हैं, ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट in a direction parallel to the earth's surface, while another stone is simultaneously dropped from the same height. Which stone would reach the ground first and why? So first important thing is this is from NCERT exemplar, और NCERT के जितने भी questions होते हैं those are very important। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हायर क्लासेस में है, 11th में है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ 9th में आया है, तो इट मे बी इन द एग्ज़ाम ऑल्सो कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास 2 स्टोन्स हैं, ठीक है, तो आपने दोनों स्टोन्स को साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक फेंकना स्टार्ट किया, टाइम डिफरेंस बहुत कम है दोनों में, और एक को आपने सीधा ऐसे ड्रॉप कर दिया। ओके, तो उसमें जितना टाइम लगता है, और दूसरे स्टोन को आपने कैसे थ्रो किया, ऐसे सामने की तरफ थ्रो किया है। तो जो आपने स्टोन सामने की तरफ थ्रो किया वो आपको पता है ऐसे डिस्टेंस कवर करके फिर नीचे तक आएगा, जिसको आपने ड्रॉप किया वो डायरेक्ट नीचे आएगा। तो क्या दोनों सेम टाइम में अर्थ पर पहुंचते हैं? इज़ इट ट्रू, या अलग अलग टाइम लगता है? सो नाउ आई डोंट नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, बट जो हम पढ़ कर आए हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ऑफ जी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों केसेस में कांस्टेंट है, दोनों में सेम है। चाहे आप स्टोन को ऐसे थ्रो करें या डायरेक्ट नीचे थ्रो करें, दोनों केसेस में जी की वैल्यू सेम है, सेम एक्सेलरेशन आता है दोनों स्टोन्स में। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम में ही अर्थ पर पहुंचेंगे, एंड दिस केस यू कैन चेक एक्सपेरिमेंटली। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि दो बॉडीज़ में अगर आप एक को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली और दूसरे को वर्टिकली, तो हमेशा दोनों में सेम टाइम लगेगा, अलग अलग टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो इट डजेंट डिपेंड ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ही डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 में दे रखा है, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड आर। तो ये एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बनाना है, कैलकुलेट नहीं करना है आपको, आप सिर्फ फॉर्मूला बनाकर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है डेंसिटी की वो 11th क्लास में, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बनाना है जो इनके टर्म्स में होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है कि स्मॉल जी का एक रिलेशन आप पढ़ कर आए हैं, और वो रिलेशन था स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस क्या हैं उनके लिए जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनसे भी फॉर्मूला यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनके टर्म्स में लाना है फॉर्मूला, उसमें कहीं भी मास नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, मास को हटाना है, मास की जगह पे डेंसिटी लानी है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आप डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में एक रिलेशन पढ़कर आए हैं चैप्टर फ्लोटेशन में। फॉर्मूला होता था डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन था डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ से मास की वैल्यू फाइंड करें तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब एक काम और करना है, डेंसिटी के टर्म्स में तो ये आ ही जाता है, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर से देखिए जिनके टर्म्स में लाना है उसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, रेडियस आ रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आई होप कि मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, अर्थ का शेप जो है स्फेरिकल है, और स्फेयर का वॉल्यूम मैथ्स में आपने पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, तो वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
ओके, तो आप इस अगर फॉर्मूले में पुट करें तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के प्लेस पर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला मास का आपको किस में पुट करना है, जी वाले फॉर्मूले में। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर वैसे ही रहना है। मास की जगह क्या पुट करना है, 4/3 पाई डी आर क्यूब। तो एक बार मैं चेंजेस करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये आपके पास स्मॉल जी का फॉर्मूला था जिसमें जी अपॉन आर स्क्वायर को मैंने वैसे ही रखा है और m की जगह पे मैंने चेंज किया है 4/3 पाई डी आर क्यूब। अब इसमें देख रहे हैं आप, ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, तो एक पावर बचती है कहाँ पर, न्यूमरेटर में, पावर्स कैंसिल हो गई। तो फाइनली क्या रिलेशन बचा, फाइनली रिलेशन बचा 4/3 जी पाई, 4/3 जी पाई डी आर। ये आपका फॉर्मूला है स्मॉल जी का। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो डी को लेफ़्ट साइड में ले लें, जी को इधर ले लें, तो उसके टर्म्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपका है कि आपको क्या करना है, अब आपको डी को लेफ़्ट साइड में लेना है और एक फॉर्मूला बनाना है डी डेंसिटी का। किसके टर्म्स में, जी स्मॉल जी आना चाहिए, कैपिटल जी आना चाहिए और कैपिटल आर। जो मैंने चेंजेस कर दिए हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं, बस आपको डी को लेफ़्ट साइड में करना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है आपका 5, यही है आपका होमवर्क। तो आप ये फॉर्मूला चेंज करके जैसे मैंने बताया है पूरा ड्राइव करके और सेंड करेंगे। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, प्रूव दैट इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट ऑलरेडी एक्सप्लेंड है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि एक बॉडी को अगर आप थ्रो करें तो जहाँ तक ये जाती है मैक्सिमम हाइट तक, वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। फिर वही बॉडी अगर नीचे आना शुरू करे तो ये टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। तो हमेशा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, कभी भी अलग अलग टाइम नहीं लगते हैं जाने में और वापस आने में। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको यूज़ करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि लेट अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड्स। ठीक है, पहले वाले डायग्राम को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड्स। इसके बाद में आपको क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करना है और आपको पता है इस केस में मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको u पता है, v की वैल्यू पता है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है और मान लीजिए एक्सेलरेशन है स्मॉल g। तो आप यहाँ से टाइम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला, क्योंकि अपवर्ड्स मोशन में फॉर्मूला हो जाता है u माइनस जी टी। तो यहाँ से अगर हम टाइम फाइंड करें तो v ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो u इज़ इक्वल टू जी टी हो जाता है, यानी कि जी टी इज़ इक्वल टू u। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका u अपॉन जी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टाइम ऑफ एसेंट। अब इसी तरह से दूसरे वाले केस में हम लिखेंगे कि टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट जब आप फाइंड करेंगे तो फिर से आपके पास सिचुएशन कौन सी अवेलेबल है, अपोजिट वाली, यानी कि जब ड्रॉप करेंगे u 0 हो जाएगा और फाइनल पॉइंट पे मान लीजिए वेलोसिटी v है। ठीक है, डाउनवर्ड्स मोशन है, तो फिर से सेम इक्वेशन यूज़ होगी। और अब आप टाइम ऑफ डिसेंट वाले केस में लिखेंगे कि सेम रिलेशन v इज़ इक्वल टू u प्लस जी टी। अब की बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे, डाउनवर्ड्स मोशन है। अब फिर से आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। अब की बार में क्या 0 है, u, तो आप लिखेंगे v इज़ इक्वल टू जी टी। टाइम कैलकुलेट करेंगे v अपॉन जी। तो हमेशा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या आया, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक में u के टर्म्स में आ रहा है, एक में v के टर्म्स में आ रहा है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन फार्मूला क्या आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको मुझे सेंड करना है सारे स्टेप्स ड्राइव करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका और क्वेश्चन नंबर 6 आज का होमवर्क है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। थोड़े से रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़े बुक में, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका 7 है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, ये m1 और m2 लिखा है, हैविंग द सेम साइज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट्स h1 एंड h2। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस अलग अलग हैं, साइज सेम है और दोनों ड्रॉप किए गए हैं h1 और h2 हाइट से, अलग अलग हाइट से रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम दे वुड टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। तो आपको क्या फाइंड करना है, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो मतलब आप पहले वाले केस में टाइम t1 फाइंड करें, दूसरे वाले केस में टाइम t2 फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, उनके लिए इक्वेशंस चाहिए होंगी, और इक्वेशंस कौन सी यूज़ करेंगे, तो देखिए हाइट दे रखी है, ड्रॉप किए जाते हैं, तो ड्रॉप जब करते हैं किसी चीज़ को नीचे की तरफ तो u0 होता है, तो इट मीन्स आपको u दे रखा है, टाइम के प्लेस पे आप t पुट कर लेंगे, हाइट्स दे रखी हैं h1 h2, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वहाँ से आप टाइम t1 और t2 फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका रेशियो करेंगे t1 अपॉन t2। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, रेशियो फाइंड करने के बाद विल दिस रेशियो रिमेन द सेम, फिर आपको ये चेक करना है कि क्या ये रेशियो सेम आ रहा है। इफ़ फर्स्ट कंडीशन है वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज़ हॉलो एंड द अदर वन इज़ सॉलिड, अगर एक ऑब्जेक्ट हॉलो है दूसरा सॉलिड है तो क्या रेशियो सेम आता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, जब उनके साइज़ सेम है तो ऑब्वियसली उनका मास भी सेम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या लेनी है, अगर वो सॉलिड या हॉलो होते हैं तो इस बात पे टाइम डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टाइम सेम लगेगा, इसलिए सेम लगेगा टाइम क्योंकि टाइम कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमेशा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है स्मॉल जी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैपिटल जी पर, अर्थ के मास पे और अर्थ की रेडियस पे। वो बॉडी के मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो बॉडी चाहे बॉडी का मास सेम हो, बॉडी का मास अलग अलग हो दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वो हॉलो हो या सॉलिड हो, इस बात से उनके एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों को सेम टाइम लगेगा, ठीक है। तो वन इज़ हॉलो एंड अदर इज़ सॉलिड, तो इसका आंसर है कि नो रेशियो विल रिमेन सेम बिकॉज it will depend on the value of acceleration due to gravity, not on the condition of the body that one is hollow and one is solid. Both of them are hollow, size remaining the same in each case। तो दोनों में आंसर एक ही आना है कि दोनों में रेशियो सेम आएगा, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ एंड देन डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपको ड्राइव करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, तो वही न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो रिलेशन था F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको आपको ड्राइव करना है विद डायग्राम बनाएंगे, स्टेट करेंगे, ड्राइव करेंगे एंड देन डिफाइन, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी को। तो लास्ट में डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला जब ये आ जाएगा F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे m1 m2 r सभी को क्या कर देंगे 1, जब सबको 1 कर देंगे तो F इज़ इक्वल टू जी आ जाएगा, और F इज़ इक्वल टू जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ इक्वल टू दैट फोर्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जी F के बराबर आ रहा है ना, तो जी की डेफिनेशन क्या देंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ इक्वल टू दैट फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड या दैट फोर्स विच इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़ ऑफ सेम मास सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस फोर्स के बराबर होता है जो सेम मासेस, यूनिट मासेस या सेम मासेस के बीच में लग रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यूनिट। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद में जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लुक हियर। तो क्वेश्चन 2 है आपका, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको स्मॉल जी को डिफाइन करना है, तो स्मॉल जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो आपको डेफिनेशन ऑलरेडी नोटबुक में लिख रखी है कि इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एक्सर्टेड ऑन एनी बॉडी विच इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, या जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है उसमें लिख सकते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन
फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ अर्थ मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कैसे ड्राइव हुआ था ये रिलेशन, आपकी कॉपी में कर रखा है ये। तो एक फॉर्मूला ये था एफ़ का, एक फॉर्मूला एफ़ का ये था, दोनों अर्थ के लिए हैं। और इन दोनों फार्मूलों को जब कंपेयर करते हैं, इक्वल रखते हैं जब दोनों फार्मूलों को, तो रिलेशन आता है आपका वही जी वाला जो कि था GM/r²। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पहले आप स्मॉल जी को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद इसके लिए ड्राइव करेंगे रिलेशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रह जाता है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म। ये हम नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको इस चैप्टर से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।